लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी, जो टेम्परेचर बेसिस पर क्वेश्चंस हमने देख लिए थे, काफी सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए थे, वेरियस केसेस हमने समझ लिए थे किस तरह से चीजों को हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बेसिस पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपसे यहाँ पर ये समझाया था। ठीक है, ये 3 पार्ट थे इसके। फर्स्ट पार्ट था जब सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लग रहा हो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था जब सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट हमने देखा कि अगर उस पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स लग रहा है। ठीक है, सेकंड था जब सिर्फ और सिर्फ फोर्स लग रहा है, फिर दोनों को कंबाइन करके और नेट आंसर निकाल लिया था। यही अप्रोच आपको हमेशा लेके चलनी है जब भी थर्मल एंड फोर्सेस दोनों के जो क्वेश्चंस हैं वो एक साथ कंबाइंड हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही डील करना, डायरेक्टली डील करने की कोशिश मत करना, गलत कर लोगे मुझे पता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार्स। ठीक है, थर्मल स्ट्रेसेस का ही एक पर्टिकुलर टॉपिक है थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार। मतलब पैरेलल कनेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन हो गया। मान लीजिए एक ऊपर वाला है ये कॉपर, इसे मैं कॉपर बोल रहा हूँ, इसे मैं स्टील बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है अल्फा कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा स्टील। मैं वैल्यू पर अभी नहीं जा रहा। ठीक है, ये क्या है, अल्फा कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा स्टील। पैरेलल कनेक्शन उम्मीद है आपको याद होता है। पैरेलल कनेक्शन इज द सरफेस टू सरफेस कनेक्शन। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन सरफेस टू सरफेस कनेक्शन दिख रहा है हमें, यहाँ पर ये दिख रहा है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो हमने डिटरमिनेट और इंडिटरमिनेट के सेंस में किए थे, जब हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन चल रहा था। मतलब दोनों साइड में अगर फिक्स है तो वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, जैसा कि हमने देखा था। ठीक है, जबकि इसमें क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, जबकि मैं यहाँ के टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूं, अब है ना, फोर्स वाली कहानी आपने समझ ली है। इसका टेम्परेचर मान लीजिए दोनों का T डिग्री सेंटीग्रेड था स्टार्टिंग में। अब ये T1 था, T1 से मैं T2 लेके गया, T2 डिग्री सेंटीग्रेड लेके गया, डेल्टा टी का मैंने चेंज किया, डेल्टा टी का मैंने चेंज किया। मान लीजिए इसकी ओरिजिनल लेंथ L है। ठीक है, दोनों की ही लेंथ सेम होगी, L कॉपर इक्वल टू L स्टील हमने यहाँ पर ले रखी है। ठीक है, L कॉपर इक्वल टू L स्टील हमने यहाँ ले रखी है। साथ ही डेल्टा टी यूनिफॉर्मली हम चेंज कर रहे हैं, मतलब दोनों का टेम्परेचर यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। इससे ज्यादा नॉन यूनिफॉर्मली वाला केस आपके सिलेबस में नहीं है, उसके बारे में सोचना भी मत। ठीक है, फिलहाल अभी यूनिफॉर्मली को ही समझो, बस इतना ही आपके सिलेबस में, यही काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीजें। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली टेम्परेचर इसका चेंज हो रहा है, जबकि अगर स्टील का मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसा नहीं है कि स्टील का जा रहा है 200, कॉपर का जा रहा है 150, नहीं, दोनों का एक साथ इंक्रीज हो रहा है, एक साथ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। दूसरी कंडीशन, अब मैं क्या कहता हूं कि यहां पर जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात है, तो मैंने आपको एक चीज, एक हिंट दिया था जब फोर्सेस लगाई थी, कि यहां हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक अजम्पशन होता है। अजम्पशन क्या, एक जीरो थिकनेस की प्लेट, एक जीरो थिकनेस की प्लेट जो हमें ऑलवेज एज्यूम करनी होती है, ऑलवेज एज्यूम करनी होती है, रियल में होती नहीं है, बट इससे हमें एक अजम्पशन मिल जाता है। क्या, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन वाला, कौन सा, कि ऑलवेज जो ये वर्टिकल पोजीशन है इसकी, वो हमेशा वर्टिकल ही रहेगी जब ये डिफॉर्म होगा, ये हमेशा वर्टिकल ही जाएगा जब ये डिफॉर्म होगा। ये बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होगा कि कॉपर ज्यादा एक्सटेंड हो जाए स्टील कम एक्सटेंड हो, ऐसा नहीं होगा इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमने पहले से ही डील किया हुआ था, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक, ये था हमारा जीरो थिकनेस की प्लेट। ठीक, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। ठीक है, ये 2D फिगर है, ये 3D फिगर है। ठीक है, आप 3D में भी देख सकते हैं, 2D में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। देखिएगा, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, उसको एक एक करके, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, एक एक पॉइंट को। जहां पर भी आप स्किप करो, ऐसा लगे कि ये वाली चीज समझ में नहीं आई है, तुरंत पूछना, प्लीज तुरंत पूछना, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह के। जरा समझिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले कॉपर मैंने ऊपर लिया हुआ है, ठीक है, स्टील मैंने नीचे लिया हुआ है। तो अगर ये कॉपर ऊपर लिया हुआ है तो अल्फा कॉपर ज्यादा है। तो अब जरा अपने माइंड में सोचो, अगर स्टील ना होता, जैसे जैसे लेके चल रहा हूं वैसे वैसे सोचिएगा, स्टील ना होता, सिर्फ अकेला कॉपर होता, ठीक है, तो कॉपर अकेला है, स्टील नहीं है, तो कॉपर कितना ज्यादा आगे जाएगा, समझो जरा। डेल्टा टी चेंज होने की वजह से लेंथ इसकी भी एल है, कितना आगे जाएगा, डेल फ्री के बराबर आगे जाएगा। ले जाऊं, डेल फ्री के बराबर मैं इसे आगे ले गया यहां तक। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, ये क्या हुआ है मेरा, ये हुआ मेरा डेल फ्री किसका, कॉपर का। ये क्या हुआ, डेल फ्री किसका, कॉपर का। जब मैंने कुछ नहीं समझा, जब मैंने कुछ नहीं सोचा कि स्टील नहीं है, ठीक है, ये जीरो थिकनेस की प्लेट भी अपने एज्यूम नहीं कर रखी है, कॉपर सीधा एक्सटेंड हो रहा है,
ठीक है, ये अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ था। डेल फ्री कॉपर आ गया, इसकी वैल्यू कितनी, अलग से वैल्यू भी लिखते रहते हैं। डेल फ्री कॉपर कितना है, एल, एल कॉपर सेम है एल स्टील, एल अल्फा ऑफ कॉपर इनटू डेल्टा टी, सेम टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब एक तो होगी ये इमेजिनेशन, ठीक है, एक होगी ये इमेजिनेशन। दूसरी इमेजिनेशन सोचना, ये जो स्टील है, अकेला स्टील सोचो, आप कॉपर को भूल जाओ, अकेला स्टील कितना इंक्रीज होगा, बस मेरे ये क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। ये स्टील जो इंक्रीज होगा डेल्टा टी के साथ, ये यहां तक पहुंचेगा, इसे मैं 1 बोल रहा हूं, या फिर यहां तक पहुंचेगा, इसे मैं 2 बोल रहा हूं, इसके बिल्कुल बराबर, या फिर यहां तक पहुंचेगा, इसे मैं 3 बोल रहा हूं। बताइए, आप आंसर दीजिए मुझे, ये कहां तक जाएगा स्टील? स्टील डेल्टा टी चेंज होने पर, सेम टेम्परेचर चेंज होने पर, सेम लेंथ के लिए कहां पर जाएगा, 1 तक, 2 तक या 3 तक? बताइए, 1 तक, 2 तक या 3 तक? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कहां तक जाएगा, 1 तक। क्यों 2 तक क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अल्फा इसका कम है, स्टील का अल्फा कम है, तो ये आर्बिट्रेरी मैंने 2 यहां पर ये ले लिया, सॉरी 1 यहां पर ये ले लिया, ठीक है। कितना डिस्टेंस है मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, और भी छोटा ले लो, है ना, आपको समझाने के लिए मुझे समझाना है बस ये, ठीक है, और भी मैं इसे छोटा ले रहा हूँ यहाँ तक, जिससे चीजें समझ में आ जाए। तो ये क्या है मेरा, ये क्या होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज द डेल फ्री फॉर स्टील, दिस इज द डेल फ्री फॉर स्टील, अलग से लिख लेता हूँ, डेल फ्री फॉर स्टील क्या होगा, एल अल्फा स्टील डेल्टा टी, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब चलते हैं आगे। मैंने आपसे क्या कहा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जीरो थिकनेस वाली चीज, क्या ऐसा रियल में हो सकता है? पहले सोचिएगा, क्या ऐसा रियल में हो सकता है जो आपको दिख रहा है कि कॉपर इतना ज्यादा चला गया, स्टील यहां तक रह गया, ऐसा साथ में कंबाइंडली हो सकता है या नहीं? यस और नो बताइए। अगर कॉपर स्टील एक साथ है और दोनों के बीच में क्या है, सरफेस कनेक्शन है, दोनों के बीच में क्या है, सरफेस कनेक्शन है, एक दूसरे से ग्लू हो रखे हैं, ऐसा सोचो अपने माइंड में, सरफेस कनेक्शन है, तो क्या कॉपर ऐसे जाके और स्टील ऐसे जाके जा सकता है? कभी नहीं, ठीक है, कंबाइंड में नहीं जा सकता है ना। इंडिविजुअली हम सोच सकते हैं, बट कंबाइंड में नहीं जा सकता। तो कंबाइंड का अजम्पशन क्या था, कंबाइंड का अजम्पशन क्या था, अजम्पशन था कंबाइंड का, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होता है, मैंने पहले लिखवा रखा है ये, क्या कि जो हमारा प्लेन है, प्लेन रिमेन्स प्लेन, प्लेन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, बिफोर एंड आफ्टर, सॉरी आफ्टर लोडिंग, बेंडिंग नहीं, आफ्टर लोडिंग, ठीक है। कौन सा वाला प्लेन, रेफरेंस प्लेन, और वो रेफरेंस प्लेन मैंने कौन सा ले रखा है, ये जीरो थिकनेस का प्लेट। तो ये जीरो थिकनेस का जो प्लेट है वो इस कंडीशन में कैसा दिखेगा आपको, अगर ऐसे जाएगा तो इस कंडीशन में ये ऐसा दिखेगा, है ना, ये ऐसा हो गया। तो ऐसा तो हम कभी सोच ही नहीं सकते कि ऐसा हो जाए, ये हमेशा ऐसा है तो ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है, आफ्टर डिफॉर्मेशन ये ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फिगर है आपके पास, ठीक है, ये जो फिगर है आपके पास, ये ऐसा तो जाएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो कैसा जाएगा फिर, कैसा जाएगा आप सोचिएगा, उम्मीद है कुछ कुछ स्टूडेंट सोच भी चुके होंगे इस चीज को, ये क्या से क्या होने वाला है यहाँ पर, ये सोचो, ठीक है। ये क्या होगा जब देखा, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जब कॉपर जा रहा था आगे, तो स्टील के मॉलिक्यूल्स कॉपर पर अपनी तरफ को फोर्स लगाएंगे या इसे इजीली जाने देंगे? वर्डिंग समझो, अगर ये कॉपर का एक मॉलिक्यूल है, मान लो ऐसे, ये कॉपर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये मान लीजिए मेरे पास एक स्टील का मॉलिक्यूल है ऐसे। अब एक बात सोचो जरा, कॉपर का मॉलिक्यूल जाना चाह रहा है आगे, ठीक है, स्टील का मॉलिक्यूल है इनके साथ में, यहाँ कंबाइन हो रखे हैं ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। तो जब एक दूसरे से कनेक्टेड है तो कॉपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या कॉपर की जो ग्रेन्स है वो ज्यादा इलोंगेट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि स्टील उसे ज्यादा इलोंगेट होने नहीं देगा। बात क्लियर है? स्टील उसे इलोंगेट होने नहीं देगा क्योंकि स्टील यहीं पर स्टेबल होना चाह रहा है, कॉपर ज्यादा आगे जा रहा है। तो स्टील कॉपर पर फोर्स लगाएगा किधर की ओर? स्टील कॉपर पर फोर्स लगाएगा किधर की ओर? मुझे आंसर दीजिएगा, इधर की ओर या फिर इधर की ओर? इसे 1 बोल रहा हूं, इसे 2 बोल रहा हूं, बताओ। 1 की तरफ फोर्स लगाएगा, 2 की तरफ फोर्स लगाएगा? स्टील कॉपर पर, स्टील कॉपर पर 1 की तरफ फोर्स लगाएगा, 2 की तरफ फोर्स लगाएगा? 1 की तरफ। साफ दिख रहा है? ऐसा फील जो आपको हो रहा है उसको ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। स्टील कॉपर पर, स्टील कॉपर पर किधर की ओर फोर्स लगा रहा है? 1 की तरफ, ठीक है। ये फोर्स लग रही है ऐसे, इसको मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन कॉपर ड्यू टू स्टील। उम्मीद है लैंग्वेज पूरी समझ में आ रही है। ये फोर्स है, इसे मैंने बोला R1, इसे बोला R1,
ठीक है, आर थर्मल, थर्मल ही है एक तरह से, उसे R1 बोला मैंने, ठीक है। अब जरा एक बात और बताइए, क्या ये कहानी यहीं तक कंप्लीट हो गई? नहीं। जब कॉपर के मॉलिक्यूल हमारे एक्सटेंड होकर यहां तक स्टेबल हो रहे थे, कॉपर के मॉलिक्यूल यहां तक स्टेबल हो रहे थे, तो क्या वो स्टील के मॉलिक्यूल्स को यहीं पर छोड़ेंगे? नहीं ना। तो कॉपर भी तो स्टील पर फोर्स लगाएगा ना, कॉपर के मॉलिक्यूल भी स्टील पर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि स्टील ही इतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है कि वो कॉपर को ही सिर्फ खींचेगा, स्टील खुद नहीं खींचेगा, स्टील खींचेगा किसकी हेल्प से? कॉपर के मॉलिक्यूल की हेल्प से, क्योंकि कॉपर के मॉलिक्यूल इस कंडीशन में स्टेबल होना चाह रहे थे, स्टील के मॉलिक्यूल यहां पर स्टेबल थे, तो कॉपर के मॉलिक्यूल चाहेंगे कि स्टील के मॉलिक्यूल को वो भी खींचें, तो किधर की ओर फोर्स लगाएंगे? कॉपर के मॉलिक्यूल स्टील के मॉलिक्यूल पर, कॉपर के मॉलिक्यूल स्टील के मॉलिक्यूल पर इधर की ओर फोर्स लगाएंगे या इधर की ओर? 1 और 2, समझ के बताओ, 1 और 2, क्योंकि यहां पर स्टील के मॉलिक्यूल कॉपर पर लगा रहे हैं R1 इधर की ओर, जबकि कॉपर के मॉलिक्यूल स्टील पर लगा रहे हैं R2 इधर की ओर। बात क्लियर है? R2 इधर की ओर। उम्मीद है ये चीजें आप क्लियर हो रही हैं आपको। R2 इधर की ओर, तो इसे मैं बोल रहा हूं R2, इसे मैं बोल रहा हूं यहां पर R2, ठीक है, R2। तो R1 इधर की ओर लगेगा, R2 इधर की ओर लगेगा। फाइनल ये कैसा जाएगा? उम्मीद है फाइनल भी आप खुद बना सकते हैं। जब जीरो थिकनेस का आपने यहां पर प्लेट माना था, तो ये जीरो थिकनेस का ऑलवेज एक है ये स्टडी, ये है मेरी स्टडी, ये है मेरा मैथ्स, ये जो चीज मैं दिखा रहा हूं ये मेरा मैथ्स है, ये मेरी कैलकुलेशन है, ठीक है, ये मेरे अजम्पशंस हैं, उसके हिसाब से मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकालूंगा। रियल में क्या हो रहा होगा? रियल में क्या हो रहा होगा? हमेशा आपको क्या दिखेगा? ये बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा हमेशा। और ये चीज कैसे जा रही होगी आफ्टर टेम्परेचर चेंज? ऐसे। आफ्टर टेम्परेचर चेंज कैसे जा रही होगी? ऐसे। एक साथ इनमें इलोंगेशन आ रहा होगा, एक साथ इलोंगेशन आ रहा होगा, ऐसे नहीं कि कॉपर पहले चला गया स्टील बाद में आ रहा है ना, एक साथ इलोंगेशन, वो भी सेम आ रहा होगा, सेम मैग्नीट्यूड का। तो फाइनल मैग्नीट्यूड कहां होगा? फाइनल मैग्नीट्यूड कहां होगा? डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज पर। मान लीजिए 100 से ये 150 गया दोनों का, तो क्या वो फाइनल फिगर में यहां तक दिखाऊं, इसे मैं 1 बोल रहा हूं, या यहां पर दिखाऊं, इसे मैं 2 बोल रहा हूं, या यहां पर दिखाऊं, इसे मैं 3 बोल रहा हूं? बताइए कहां होगा वो? 1 पर पहुंचेगा ये जीरो थिकनेस का प्लेट, या 2 पर पहुंचेगा, या 3 पर पहुंचेगा? और इस जीरो थिकनेस के प्लेट से पहले पहले हमारा टोटल इलोंगेशन हो चुका होगा इसके साथ। बताइए कौन सा होगा, 1, 2 या 3? समझ में आ रहा है? 2 क्यों? क्योंकि 1 से पीछे तक नहीं रहेगा स्टील, इससे आगे ही इलोंगेट होगा, इससे पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे जाने के लिए कोई और मटेरियल है नहीं जो उसे पीछे की तरफ खींचे। यहाँ पर कॉपर उसे आगे खींच रहा है, जबकि यहां पर कॉपर को और कोई आगे नहीं खींचेगा, कॉपर को कौन पीछे खींच रहा है? ए स्टील। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल मिड पे, नहीं, इन दोनों के कहीं बीच में एक लाइन ऐसी होगी जहां तक इसका एक्चुअल इलोंगेशन हो रहा होगा, जहां तक इसका एक्चुअल वर्ड पर ध्यान दो, रियल इलोंगेशन इसका यहां कहीं हो रहा होगा 2 तक, ठीक है। तो हमारे लिए कौन सा फिगर खराब गलत हुआ? ये वाला हमारे लिए क्या है? रॉन्ग, ठीक है, ये वाला हमारे लिए क्या है? रॉन्ग, ठीक है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो हमारे लिए क्या बचा? 2। अब इस 2 के फिगर को मैं दिखा देता हूं व्हाइट कलर से, देखिएगा, इस 2 के फिगर को मैं दिखा देता हूं, मान लीजिए इस कलर से, ठीक, देखिएगा यहां तक कैसे पहुंचेगा ये फाइनल फिगर होगा। ये कॉपर भी इतना गया, ठीक है, कॉपर भी इतना इलोंगेट हुआ, और स्टील भी इतना ही इलोंगेट हुआ। बात समझ में आ गई? दोनों में सेम इलोंगेशन होगा। और ये जो आपने जीरो थिकनेस की प्लेट मानी थी, ये ऑलवेज पर वर्टिकल होके ही डिफॉर्म ऐसे हो रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो यहां पर आप इस जीरो थिकनेस की प्लेट को यहां पर भी दिखा सकते हो। इस जीरो थिकनेस की प्लेट आपकी सिर्फ इमेजिनेशन है। अब यहां तक तो ये चीज हो गई रियल वाली, है ना, ये जो मैंने आपको यहाँ पिंक कलर में दिखाया है, ये चीज हो गई रियल वाली, ठीक है, ये हो गई रियल वाला सेंस, ठीक। अब मैथ्स का क्या सेंस चलेगा? मैथ्स का क्या सेंस चलेगा, यहां से समझिएगा, देखिएगा, यहां पर जो डेल्टा फ्री ऑफ कॉपर था वो इतना था, डेल्टा फ्री ऑफ स्टील इतना था, यहां से यहां तक, है ना, डेल्टा फ्री ऑफ स्टील यहां से यहां तक था, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब एक बात सोचिएगा, किसकी वजह से इलोंगेशन हो रहा है? R2 की वजह से। R2 क्या है? कॉपर द्वारा लगाया गया स्टील पर फोर्स, R2, R थर्मल, R2 थर्मल। तो R2 थर्मल एक तरह से क्या प्रोड्यूस करेगा इसमें? क्या डेल फ्री तक स्ट्रेस थी स्टील के अंदर? मेरे वर्डिंग के आंसर देते रहो। क्या डेल फ्री स्टील तक, यहां तक, क्या मेरे पास स्ट्रेस थी स्टील के अंदर? नो और यस। क्वेश्चन समझो और आंसर दो मुझे प्लीज। क्या स्टील में डेल फ्री स्टील तक कोई स्ट्रेस थी? डेल फ्री स्ट्रेस तक, डेल फ्री स्टील तक नहीं, 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 वेरी गुड।
ठीक है। अब एक बात बताइए, जब ये R2 लग रहा है तो ये जो आपके पास डिफॉर्मेशन आ रहा है, दिस इज द डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसे मैं बोल रहा हूं डेल स्टील, ऐसे बोल रहा हूं, ये फ्री नहीं बोल रहा, ये बोल रहा हूं डेल स्टील। तो अब बताइए डेल स्टील में क्या स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी, जो ये स्ट्रेन आ रही है इसकी वजह से क्या स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी, यस और नो? यस। क्यों होंगी? क्योंकि ये जो डेल स्टील आ रही है अब ये किसी एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है। अब ये एक्सटर्नल फोर्स आपने नहीं लगाया, ये एक्सटर्नल फोर्स इसकी वजह से आया है, इस कंस्ट्रेंट की वजह से। कौन सा कंस्ट्रेंट है यहाँ पर? कॉपर, क्योंकि कॉपर इसके पैरेलल कनेक्शन में है। तो इस स्टील के लिए कॉपर क्या है? एक्सटर्नल बॉडी, और ये एक्सटर्नल बॉडी इस पर क्या लगा रही है? R2 फोर्स। किसकी वजह से? टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, क्योंकि सबसे मेन कोज क्या है यहाँ पर? ये वाला अल्फा। अगर ये दोनों ही अल्फा सेम होते, समझो इसको, अगर ये दोनों ही अल्फा सेम होते तो क्या इसमें स्ट्रेस आती? आंसर दो मुझे। अगर ये दोनों अल्फा सेम होते तो क्या इसमें स्ट्रेस आती? यस और नो? नो मतलब ही नहीं। थिंकिंग समझ में आ रही है ना? थिंकिंग समझिएगा। अगर दोनों अल्फा अलग हैं तभी दूसरा एक के लिए एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम कर रहा है, और वही एक्सटर्नल एजेंट इस पर क्या लग रहा है? एक लगा रहा है एक एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ड्यू टू थर्मल, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो यहां R2 की वजह से स्ट्रेस आ रही है, और यहां R1 की वजह से क्या हो रहा होगा? ये कंप्रेशन आएगा, ये टेंशन आएगा R1 की वजह से। R1 की वजह से डेल फ्री कॉपर तक यहां तक कोई स्ट्रेस थी नहीं। ठीक है, बट इस R1 की वजह से, जो कि स्टील की वजह से लगा है, उसकी वजह से क्या होगा? ये डेल, इसे मैं बोल देता हूं डेल स्टील, इसे मैं बोल रहा हूं यहां पर ये हो गया यहां पर, इससे ले लेते हैं, दिस इज द डेल स्टील। ये क्या है? सॉरी, डेल कॉपर, इसे बोल रहा हूं मैं डेल कॉपर। ये डेल कॉपर क्या है? वो स्ट्रेन, जो कि वो डिफॉर्मेशन जो कि इस R1 की वजह से प्रोड्यूस हुआ यहां तक। अब यहां से सिंपल मैथ समझो, अब यहां से सिंपल मैथ समझो, अलग अलग कलर से मैंने यूज किया हुआ है, आप समझ सकते हो इस चीज को। अगर मैं आपसे कहूं नेट इलोंगेशन, तो नेट इलोंगेशन दोनों का सेम है। नेट इलोंगेशन, ध्यान से समझिएगा, नेट इलोंगेशन ऑफ स्टील इक्वल टू है नेट इलोंगेशन ऑफ कॉपर। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ये चीज बिल्कुल समझ में आनी चाहिए आपको। नेट इलोंगेशन ऑफ स्टील इक्वल टू है नेट इलोंगेशन ऑफ कॉपर। तो नेट इलोंगेशन ऑफ स्टील की वैल्यू अब लिखिएगा, स्टील है नीचे वाला, तो इसमें कितना है? ये डेल फ्री की वैल्यू कितनी है भाई? नेट इलोंगेशन कहां से कहां तक? यहां से यहां तक नेट इलोंगेशन है, यहां से यहां तक नेट इलोंगेशन है स्टील के लिए। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? सोचिएगा, इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? इसमें आ रही हैं एक तो डेल फ्री, एक तो डेल फ्री स्टील, एक तो डेल फ्री स्टील प्लस एक डेल स्टील, एक डेल स्टील। ठीक है, यहां डेल स्टील के बारे में मैं लिख देता हूं, सॉरी, यहां डेल स्टील के बारे में लिख देता हूं, डेल स्टील ड्यू टू कॉपर। ठीक है, ये डेल स्टील क्या है? ड्यू टू कॉपर। ठीक है, कॉपर के जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से डेल स्टील आ रहा है। तो ये दोनों का सम बराबर होगा नेट इलोंगेशन ऑफ कॉपर। कॉपर में क्या है? डेल फ्री यहां से यहां तक है, ध्यान से समझो, डेल फ्री यहां से यहां तक है, उसमें से अगर मैं ये घटा दूं, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट घटा दूं, तो नेट इलोंगेशन बचेगा। तो इसमें से, टोटल में से, डेल फ्री कॉपर में से मुझे क्या घटाना होगा? ये वाला पार्ट। इसे मैंने क्या बोला? डेल कॉपर। ये किसकी वजह से आया है? ड्यू टू स्टील। तो स्टील का कौन सा? R1 फोर्स। ठीक है, यहां तक उम्मीद है क्लियर हो गया। ठीक है, इसी इक्वेशन को अब मैं एक न्यू पेज में लेके चल लेता हूं। ठीक है, फाइनल हमारे पास फिगर क्या बन के आ गया? एक रफ फिगर बना रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, एक रफ फिगर बना रहा हूं। ये जो कॉपर है ये पहुंचा था यहाँ पर। ठीक है, ये जो स्टील है ये पहुंचा था यहाँ पर। फाइनल हो गया हमारा ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डेल फ्री कॉपर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेल कॉपर, ये हो गया हमारे पास डेल स्टील, ये हो गया हमारे पास डेल फ्री स्टील। ठीक है, तो नेट हमारे पास एक तो ये हो गया टोटल इनका, एक ये हो गया, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से कॉपर को घटा दो, ये आ गया नेट। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? डेल फ्री स्टील प्लस डेल स्टील इक्वल टू डेल फ्री कॉपर माइनस डेल कॉपर। ठीक है, ये ड्यू टू समझ में आ चुके हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यू लिखना शुरू करो। डेल फ्री स्टील की वैल्यू क्या होगी? एल अल्फा डेल्टा टी। एल पूरा लिख देता हूं, एल एस यानी कि एल स्टील, एस से स्टील, एल एस अल्फा एस डेल्टा टी, प्लस में डेल स्टील क्या है? यहां से समझो, डेल स्टील क्या है? डेल स्टील है इस R1 की वजह से, सॉरी R2 की वजह से लगने वाला
स्ट्रेन डिफॉर्मेशन R2 की वजह से। तो R2 की वजह से स्ट्रेन क्या होगा आपको पता है, R2 की वजह से R2L अपॉन AE, R2L अपॉन AE है ना। तो R2 थर्मल लिख दूंगा इसे अब, R2 थर्मल L अपॉन AE है ना, LS अपॉन AS ES, ठीक है, इक्वल टू डेल फ्री कॉपर, डेल फ्री कॉपर कितना है LS अल्फा सॉरी LC, ये क्या हो गया LC अल्फा C डेल्टा T माइनस, अब डेल कॉपर क्या होगा R1 की वजह से लगने वाला, तो R1 की वजह से R1 L कॉपर इन अपॉन में A कॉपर इंटू E कॉपर, तो R1 थर्मल L कॉपर अपॉन में A कॉपर इंटू E कॉपर। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसे। ये क्या हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। इसमें क्या है, इसमें आपसे पूछा जाएगा स्ट्रेसेस, तो स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी LS अल्फा S डेल्टा T प्लस, इसे क्या बोल सकता हूं, इसे इतने वाले पार्ट को सिग्मा थर्मल S LS अपॉन ES इक्वल टू LC अल्फा C डेल्टा T माइनस सिग्मा थर्मल C LC अपॉन EC, है ना। चाहे आप R में याद रखो चाहे आप सिग्मा में याद रखो, दोनों ही सिमिलर है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन, ये तो फर्स्ट हो गई है ना। अब सेकंड वाली कंडीशन, ये तो हमारी उससे हो गई जो कि कंपैटिबिलिटी इक्वेशन थी। सेकंड वाली कंडीशन कहां से आएगी, ठीक है। हाँ, अब जैसे आपने कहा मीनाक्षी जी, ये जो हम R1 है ये कंप्रेशन में क्यों नहीं ले रहे, हमने यहाँ किसकी बात की है, हमने यहाँ मैग्नीट्यूड सेंस की बात कर रहे हैं, हम सीधा मैग्नीट्यूड सेंस लेके चल रहे हैं ना। मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना साफ, नेट इलोंगेशन ऑफ स्टील इक्वल टू नेट इलोंगेशन ऑफ कॉपर, तो मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ माइनस ही तो लूंगा ना, ठीक है, यहाँ पर माइनस लूंगा ना, ये वाली जो चीज है ये माइनस आएगी, माइनस डेल कॉपर। अब ये माइनस डेल कॉपर तो जो वैल्यू है वो तो मैग्नीट्यूड लिया जाएगा ना, अब यहाँ पर वो मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। मैंने हमेशा आपको यही चीजें बोली है कि अगर मैग्नीट्यूड सेंस लेके चल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड सेंस लेना है, ठीक है, बात क्लियर है। ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आप प्लस कर दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी और ज्यादा, ये डेल स्टील सोचो जरा, इसको अगर आप यहां से प्लस में अगर उस चीज को करोगे तो ये चीज इतनी हो जाएगी, कभी ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है। मीनाक्षी जी क्लियर हुआ, ठीक है। ये हमने पहले से ही माइनस ले लिया ना, यहाँ पर आप माइनस मत लो, यहाँ पर आप प्लस लेके चलो फिर नेट इलोंगेशन में, तो वो क्या करेगा, एक आइडेंटिटी ये है भाई, देखो अगर हमारे पास मीनाक्षी जी अगर ऐसा क्वेश्चन किसी और का भी है तो प्लीज इस चीज को समझो, जो हम हमेशा नेट में लेके चलते हैं ऑलवेज होता है प्लस, नेट में ऑलवेज होता है प्लस, ठीक है, हमारी तरफ से एक सिंपल वर्डिंग होती है प्लस। बट जब हम नेट की एक्चुअल डेफिनेशन को समझते हैं कि एक डायरेक्शन ऐसी मानी तो दूसरी डायरेक्शन ऐसी मानी, तो ये प्लस में मल्टीप्लाई इनटू माइनस करके वो चीज हमारी माइनस हो जाती है। नहीं तो हम हमेशा नेट को प्लस सोचते हैं, जैसे टोटल क्या है, टोटल हमेशा प्लस है ना, टोटल हमेशा प्लस है, चीजों को प्लस करके हम टोटल निकालते हैं। बट उसमें हम फिर क्या इफेक्ट देखते हैं कि हाँ अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही ये चीज थी कि ये सारी चीजें प्लस करो, ये सारी चीजें प्लस करो, एक आइडेंटिटी ये थी, एक आइडेंटिटी ये थी, मुझे नहीं पता लग रहा कि कौन सी चीज जुड़ रही है कौन सी चीज घट रही है। एक है डेल फ्री स्टील प्लस डेल स्टील, दो चीजें हो गई। एक यहाँ पर क्या है डेल फ्री कॉपर प्लस डेल कॉपर, ठीक है, दो चीजें हो गई। अब यहाँ पर हमें देखना है साइन कौन सा है, अगर साइन कन्वेंशन से जा रहे हो तो साइन कन्वेंशन से जाओगे तो ऑब्वियस है उस टाइम पर आप R1 को माइनस रखोगे, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन सेंस से जा रहे हो तो तब आप R1 को माइनस रखोगे। मैं जा रहा हूं सीधे मैग्नीट्यूड सेंस से, क्लियर हो गया, उम्मीद है ये चीज क्लियर है। किसी को भी ये डाउट था तो प्लीज इस चीजों को याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस माइंड में आ जाते हैं कि सर यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिया, भाई दोनों का सेंस अलग है, आप या तो डायरेक्शन सेंस लेके चलोगे या मैग्नीट्यूड सेंस, क्लियर। चलो यहाँ पर हाँ, दूसरा इक्वेशन कहां से बनेगा, कोई आंसर दे पाएगा, दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी। उम्मीद है यार अब तक आपको आदत हो जानी चाहिए, इक्वेशंस बनाने की आदत हो जानी चाहिए, कंडीशन कौन कौन से लेनी है, दूसरी इक्वेशन कौन सी कंडीशन से बनेगी। भाई यहाँ दो अननोन है ना, एक ये रहा एक ये रहा, मतलब एक इक्वेशन से तो सॉल्व नहीं होगा, दूसरी कौन सी इक्वेशन लेके चलूं, बताइए दूसरी कौन सी इक्वेशन लेके चलूं, जल्दी से रिप्लाई करो यार, आपने पहले से ही ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी, एक तो मैंने कंपैटिबिलिटी ले ली, दूसरी कौन सी, प्लीज आंसर दो जल्दी से, दूसरी कौन सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात, ये हुई बात, ठीक है।
क्या सोच रहे थे या टाइप करने में टाइम लग रहा है या मेरी वर्डिंग आवाज ही लेट पहुंच रही है? ठीक है, अब आए तो सबके आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा माइंड में ये रखिएगा, एक तरीका होता है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, मतलब डिफॉर्मेशन सेम जाना चाहिए, ठीक है, एलोंगेशन सेम होना चाहिए। डिफॉर्मेशन में वर्ड बोल रहा हूँ बट वो एक्चुअल में डिफॉर्मेशन उस टाइम पर नहीं था, तो यहाँ पर क्या है, एलोंगेशन सेम होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन थी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन के साथ। दूसरी कंडीशन क्या है, समेशन एफ एक्स। यहाँ समेशन एफ वाई का कोई मतलब है नहीं, समेशन एफ वाई का कोई मतलब है या नहीं, समेशन एफ वाई तो जीरो है ही, वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, है ना, सेल्फ वेट तो हमने जीरो कर रखा है पहले से, एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, तो क्या होगा हमारा दूसरी कंडीशन, समेशन एफ एक्स शुड बी जीरो। तो समेशन एफ एक्स शुड बी जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, सीधा R1 शुड बी इक्वल टू R2, है ना, आपने जो लिखा है R1 कॉपर या R1 स्टील, ठीक है, तो R1 कॉपर इक्वल टू R2 स्टील, ठीक है। तो ये जो R1 एंड R2 है, इनकी वैल्यूज क्या हैं, इनकी वैल्यूज क्या है इस सेंस में, जो फोर्सेस हैं वो है हमारी सिग्मा थर्मल 1, मतलब सिग्मा थर्मल कॉपर, इसे जैसे हमने लिखा हुआ है कॉपर इनटू ए कॉपर इक्वल टू सिग्मा थर्मल स्टील इनटू ए स्टील। बात क्लियर है? ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकंड। हमारे पास दो इक्वेशन थी, चाहे तो आप इस वाली और इस वाली से निकाल लो, दिस इज दी आर कॉपर आर स्टील, ऐसे लिख लो। ये इक्वेशन दो इक्वेशन बन गई, या फिर ये इक्वेशन दो इक्वेशन बन गई। सिग्मा निकाल रहे हो तो सिग्मा के सेंस में ये वाली और ये वाली लेना, आर निकाल रहे तो इसके और इसके सेंस में ये वाली लेना। क्लियर? दोनों चीजें यहाँ से आप कर सकते हैं। एक और चीज है यहाँ पर जो कि कभी कभी आप अवॉइड कर देते हैं बट एक्चुअल में है, समझो जरा। कल जो हम फिगर समझ रहे थे, ये यहां तक समझ में आ गया? पहले बताओ मुझे, यहां तक क्लियर हो गई? दोनों इक्वेशंस क्लियर है? आपने खुद ने भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा आपसे, ये जो कल आपने फिगर बनाया था ऐसा, है ना, इसमें R1 R2 लगे थे, है ना, R1 R2 लगे थे यहाँ पर। मान लीजिए इधर की तरफ ये कंप्रेशन में लगा था, इधर की तरफ भी कंप्रेशन में लगा था, R1 और R2 के हिसाब से, ठीक है। तो आपने R1 बराबर R2 बोल दिया था, क्या यहाँ समेशन M जीरो था? क्या यहाँ समेशन M जीरो था? बताइएगा, क्या यहाँ पर समेशन M जीरो था? क्या यहाँ समेशन M जीरो था? जीरो था। क्यों जीरो था? क्योंकि ये दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम थी, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या थी? सेम थी। भाई ऑब्वियस है, फोर्सेस अगर एक लाइन में जा रहे हैं, इसका मतलब कोई भी मोमेंट की बात आएगी नहीं, है ना। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन क्या थी? सेम थी, इसलिए समेशन M क्या था? जीरो था, हमें साफ दिख रहा था। अब यहाँ एक बात बताइएगा, इस कंडीशन में क्या होगा? R1 की लाइन ऑफ एक्शन कौन सी है? ये रही। R2 की लाइन ऑफ एक्शन कौन सी है? ये रही। दोनों के बीच में आ गया है गैप, और गैप आने का मतलब क्या हो गया? ये क्या बन चुके हैं? ये क्या बन चुके हैं? R1 R2। ये क्या बन चुके हैं? R1 R2। आंसर दो, ये R1 R2 क्या बन चुके हैं? R1 R2 क्या बन चुके हैं? बताओ भाई जल्दी से। R1 R2 यहाँ पर क्या बन चुके हैं? क्या इन्होंने फॉर्म कर लिया? क्या इन्होंने फॉर्म कर लिया? बहुत बढ़िया, क्या बात है, कपल। इन्होंने क्या फॉर्म किया है? कपल। और अगर इन्होंने कपल फॉर्म किया है तो ये मोमेंट क्रिएट करेंगे, ये मोमेंट क्रिएट करेंगे, कि कपल होता है तो मोमेंट ऑलवेज आता है। कौन सा वाला मोमेंट होगा वो हमें अभी नहीं पता, वो हम देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट या फिर ट्विस्टिंग मोमेंट। कपल का इफेक्ट क्या है? मोमेंट की टेंडेंसी क्या है, बेंडिंग या ट्विस्टिंग, वो हमें यहाँ देखनी होगी। तो यहां से हम साफ देख सकते हैं कि इसमें ये रिएक्शंस भी प्रोड्यूस होंगी। ये बॉडी है और ये बॉडी हमारी आफ्टर डिफॉर्मेशन इधर की ओर जा रही है, ये फाइनल डिफॉर्मेशन इन दोनों का ये हो गया, ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर की वजह से डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक लग रहा था R1 ऐसे, एक लग रहा था R2 ऐसे, इनकी वजह से क्या आएगा? एक कपल की वजह से क्या आ रहा है? मोमेंट कैसा है? ये बेंडिंग, समझ में आ रहा है? ये बेंडिंग मोमेंट होगा। बेंडिंग मोमेंट होगा क्यों? क्योंकि प्लेन जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है उसी में आपका R1 R2 वाला प्लेन है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है उसी में R1 R2 वाला प्लेन है। तीन डेफिनेशन लिखवाई थी बेंडिंग मोमेंट की, तीन डेफिनेशन, तीनों की तीनों यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ R1 R2 से क्या बन के आ रहा है? एक मोमेंट। कैसे दिखेगा वो? ऐसे जाता हुआ, है कि नहीं? ऐसे जाता हुआ मोमेंट दिख रहा है। और अगर ये मोमेंट ऐसा दिखेगा तो यहाँ रिएक्शन आएगी या नहीं? कौन कौन सी रिएक्शन आएंगी पहले ये मुझे बताइए। इस सपोर्ट पर कौन कौन सी रिएक्शन आएंगी? सिर्फ और ये R1 R2 है तो क्या यहाँ पर रिएक्शन कोई एक्सियल आएगी या नहीं? पहले तो ये आंसर दो मुझे, पहले तो ये आंसर दो, एक्सियल रिएक्शन आएगी या नहीं? एक्सियल रिएक्शन मतलब एक्सियल फोर्स वाली रिएक्शन आएगी या नहीं? RH आएगा या नहीं? RH ऐसे या ऐसे? RH आएगा या नहीं? नहीं, जीरो। क्यों? क्योंकि R1 बराबर R2 है, R1 बराबर R2 है, इसलिए यहां पर कोई RH वाली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगी। बट हाँ, ऑलवेज इस केस में कौन सी वाली रिएक्शन आएगी? क्योंकि मोमेंट क्रिएट हो चुका है तो यहां पर एक
पॉइंट मोमेंट भी लगेगा, यहाँ पर एक पॉइंट मोमेंट भी क्रिएट होगा, तभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, नहीं तो ये नाचना शुरू कर देगी। समझ रहे हो? नहीं तो ये फिर रोटेट करना शुरू कर देगी अगर यहाँ रिएक्शन आप ना लगाओ। आप समझ रहे हो? अगर आप किसी एक बॉडी पर रिएक्शन ना लगा के और ऐसे सोचो कि टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हो, तो बॉडी क्या करेगी? रोटेट। बॉडी रोटेट कर जाएगी अगर फिक्स नहीं करोगे एक साइड, तो बॉडी रोटेट कर जाएगी, कभी करके देखना, ठीक है? बॉडी रोटेट कर जाएगी, ठीक है? बट नीचे से फ्रिक्शन वगैरह आप लगा ही दोगे रियल केसेस में। अगर आप आइडियली सोचोगे तो बॉडी रोटेट कर जाएगी, ठीक है? तो यहाँ ये सेंस होता है। समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज छुपी हुई है, वो भी मैंने यहाँ पर आपको उजागर कर दी, ठीक है? तो ये चीज याद रखिएगा हमेशा। दो इक्वेशन मैंने बनाना सिखवा दिया आपको, ठीक है? ये हमारा हो गया कंपोजिट सिस्टम, ठीक है? मतलब हमारा पैरेलल सिस्टम। अब इस पैरेलल सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा ऑन योर स्क्रीन, ठीक है? बात क्लियर है? फर्स्ट वाली चीजें समझ में आ गई हैं? पहले तो ये बताइए, थ्योरी में कोई डाउट? इस थ्योरी में कोई डाउट है तो बताइए। सोम की थ्योरी ऐसी होती है, सोम की थ्योरी में वर्डिंग नहीं होती है, ये सेंस समझना होता है, बस सीधे क्वेश्चंस होते हैं उसमें, ठीक है? कोई डाउट नहीं है? गुड, ठीक है? तो क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन ये रहा, ए स्टील बार इज सैंडविच्ड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पुराने वाले से सेंस थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है ना, बट आपको मैंने ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले से समझा रखे हैं कैसे होते हैं वो, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिएगा, ए स्टील बार इज सैंडविच्ड बिटवीन टू कॉपर वार्स ईच हैविंग द सेम एरिया एंड लेंथ एज द स्टील बार, ठीक है? ये फिगर आपको यहाँ दिख रहा है, ये इसका फ्रंट व्यू है, सॉरी साइड व्यू है, ये इसका साइड व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन व्यू हो गया उधर, ठीक है? तो यहाँ क्या है, लेंथ हमारी सेम है, पहली चीज, ठीक है? दूसरा, इसका एरिया एंड इसका एरिया सेम है, ठीक है? जबकि इसका एरिया यहाँ पर, ठीक है, इस सबके एरिया सेम, कोई इश्यू नहीं, सबके एरिया सेम है, ठीक है? एट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का टेम्परेचर कितना है हमारा, तीनों का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। दीज आर रिजिडली कनेक्टेड टुगेदर एट बोथ एंड्स, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, ये रिजिडली कनेक्टेड है इस पॉइंट पर, ठीक है? एट बोथ एंड्स इन द सेंस यहाँ इन दोनों के एंड्स पर, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि इस साइड में भी, ठीक है? उसके बाद हाँ, कनेक्टेड है इंटरनली, है ना? चाहे तो आप इसको यहाँ पर ऐसे जीरो थिकनेस वाली एक लेयर मान सकते हो, वो बात अलग है, ठीक है? ये चीज यहाँ पर फिक्स है। उसके बाद व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 200 डिग्री 260 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज 260 260 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसका टेम्परेचर हम रेज कर दें 260 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये T1 है, ये T2 है, तो डेल्टा T कितना हो गया, 260 माइनस 10 मतलब 250। इसे यार प्लीज फिक्स मत मानना, ये मैंने फिक्स नहीं किया है, ये सिर्फ कनेक्टेड किया है, ये कनेक्ट दिखाया है, ये फिक्स नहीं कर दिया मैंने। समझ रहे हो? पता लगा यहाँ से जा ही नहीं सकता ना, ये बिल्कुल जा सकता है, आगे जा सकता है, जैसे अभी हमने सोचा था। ये जीरो थिकनेस है, ये प्लेट हमने अज्यूम की है जीरो थिकनेस वाली, है ना? इसे फिक्स मत मान लेना, ठीक है? हाँ, when the temperature is raised to 260, the length of the bar is increased by 1 mm, तो लेंथ ऑफ द बार इज इंक्रीज्ड बाय 1 mm, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लेंथ को, हर एक मटेरियल की लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई, 1 mm। ये मेरा फाइनल फिगर है, ये मेरा फाइनल फिगर है कि 1 mm मेरी लेंथ इंक्रीज हो गई है इन तीनों के कॉम्बिनेशन की। डिटरमाइन द ओरिजिनल लेंथ एंड फाइनल स्ट्रेसेस इन द बार, तो मुझे बतानी है एक तो L की वैल्यू, पहली चीज, और दूसरी चीज क्या बतानी है कि यहाँ पर स्ट्रेसेस जो इसमें प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, उन चीजों के बारे में भी बताना है। ये EC अल्फा एस अल्फा सी आपको दिया हुआ है, ये आपको सामने का व्यू दिया हुआ है सिंपल, ठीक है? अब मेन चीज, आपको पहले क्या निकालना है, पहले निकालना है आपको सिग्मा। क्यों? क्योंकि लेंथ तो यहाँ पर हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी एक दूसरे से, ठीक है? फाइनल जो यहाँ 1 mm है, कोई स्टूडेंट ये बता पाएगा अगर इस क्वेश्चन को की वर्डिंग को समझ गए हैं और मेरी इस थ्योरी को समझ गए हैं और ये वाला सेंस समझ गए हैं, तो प्लीज मुझे इसका आंसर दो, ये 1 mm क्या है, ये 1 mm क्या है, ये 1 mm क्या है? इस वाले फिगर में उसकी वर्डिंग लिखी हुई है, मुझे बताओ ये 1 mm क्या है एक्चुअल। वेरी गुड मनीषा, या यहाँ पर कुछ और भी वर्डिंग मैंने देखा रखी है, यहाँ पर मुझे यहाँ इस वर्डिंग से कुछ निकाल के दो। डेल्टा नेट, बहुत बढ़िया मोनिका चौहान, बहुत बढ़िया। दैट नेट इलोंगेशन जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये मुझे 1 mm का मतलब क्या दिया हुआ है, जो एक्चुअल आपने सही बोला था, एक्चुअल या फिर नेट इलोंगेशन ऑफ स्टील या फिर नेट इलोंगेशन ऑफ कॉपर, वही आपको सीधा 1 mm दिया हुआ है। वो सीधा 1 mm दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू भी क्या आने वाली है,
1 mm, इसकी वैल्यू भी क्या आने वाली है 1 mm। बात क्लियर है? ठीक है। और आपको ये वैल्यूज कैसे बनानी है वो डिपेंड करता है आपके फिगर पर। ये जो रिलेशन मैंने बनाया था वो डिपेंड करता है फिगर पर, कि फिगर में क्या क्या चीजें हैं, उसके हिसाब से आपको नेट रिलेशन बनाना होता है। ठीक है, उम्मीद है यहां से ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, अब चल थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। ओके, ये नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस फिगर में ऊपर है कॉपर, स्टील, कॉपर। अब कॉपर कहाँ गया? यहां पर। कॉपर का अल्फा ज्यादा है, कॉपर कहाँ गया? यहां पर। ठीक है, कॉपर ज्यादा एक्सटेंड होगा, जबकि स्टील क्या होगा? कम एक्सटेंड। ऐसे अब हम अपने पुरानी वाली कंडीशन पर चल रहे हैं, स्टील होगा कम एक्सटेंड जबकि कॉपर होंगे ज्यादा एक्सटेंड। तो फाइनल फिगर कहां पर पहुंचेगा? फाइनल फिगर पहुंचेगा यहां पर कहीं, जिसकी वैल्यू आपने खुद ने बता दी 1 mm में। ठीक है, होने दो। ठीक है, अभी क्या करना है मुझे? अभी फाइनल फिगर दिखाना है। तो फाइनल फिगर ऐसे दिखेगा, जिसमें ये सारी चीजें ऐसे जा चुकी हैं। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें हमारी चेंज हुई हैं? स्टील कितना बढ़ा? इतना। कॉपर कितना घटा? स्टील तो बढ़ा इतना, कॉपर कितना घटा? इतना। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या मेरी इसकी वैल्यू जो ये चेंज हुआ है, ये जो डेल स्टील है, समझो जरा, सिर्फ और सिर्फ डेल स्टील। डेल स्टील तो समझ रहे होंगे ना, जैसे मैंने वर्डिंग ली थी, दिस इज द डेल स्टील, ये यहाँ ये वाला। ठीक है, ये क्या है? मेरा डेल कॉपर है ना, ये क्या है? मेरा डेल कॉपर। तो अगर कोई महानुभाव ये बोलना चाह रहा है डेल स्टील इक्वल टू डेल कॉपर ऊपर वाला प्लस डेल कॉपर नीचे वाला, कोई ये बोलना चाह रहा है या फिर ये बोलना चाह रहा है डेल स्टील इक्वल टू डेल कॉपर? बताइए इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है, 1 और 2? डेल स्टील समझ में आ रहा है? डेल स्टील ये रहा, यहां पर ये एक है, यहां पर ये दूसरा ये है। क्या डेल स्टील मेरा डेल कॉपर प्लस डेल कॉपर के बराबर होगा, या फिर डेल स्टील मेरा डेल कॉपर के बराबर होगा? सेकंड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो जाती है स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन, इसलिए बोल रहा हूं कि सर 2 हैं तो 2 टाइम्स करो, सर 2 हैं 2 टाइम्स करो। नहीं भाई, ये चीज 2 टाइम्स क्यों होगी? ये चीज 2 टाइम्स क्यों होंगी? ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? मेरी इलोंगेशंस, ये है मेरे डायमेंशन चेंजेस, ये है मेरे डायमेंशन में जो चेंज हो रहे हैं। ये 2 टाइम्स क्यों होंगी भाई? जब ये चीज हमारी यहाँ पर दिख रही है कि डेल कॉपर दोनों ही इतने जाने थे, और ये जब दोनों ही एक साथ इतने आएंगे तो डेल स्टील इक्वल टू है डेल कॉपर, सिंपल है ना। कोई सा भी डेल कॉपर ले लो, मुझे मतलब है इस वाली चीज से कि कितना वो अंदर की तरफ आया, ये कितना बाहर की तरफ गया, मुझे मतलब है उससे। ठीक है, अब एक न्यू क्वेश्चन और यहां पर ये आ गया समझ में। एक न्यू क्वेश्चन और, क्या इस स्टील ने इस पर कितना फोर्स लगाया? दिस इज द R1, R1 इसे कॉपर बोल दिया मैंने। ठीक है, स्टील ने कॉपर पर R1 कॉपर लगाया होगा, स्टील ने कॉपर पर R1 कॉपर लगाया होगा, लगाया होगा या नहीं? दिस इज द R1 कॉपर, दिस इज द R1 कॉपर। ठीक है, अब देखिएगा यहीं पर आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे हो गया, जबकि स्टील पर कॉपर क्या लगा रहा है? स्टील पर कॉपर क्या लगा रहा है? दैट इज द R2, R2 कॉपर, दैट इज द R2 कॉपर। R1 कॉपर ये हो गया, R1 कॉपर ये हो गया। स्टील ने, स्टील पर क्या लगाया कॉपर ने? R2 कॉपर, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, ये R2 कॉपर, अब मुझे ये बात बताइए, R2 कॉपर इक्वल टू है R1 स्टील, या फिर R2 कॉपर इक्वल टू है R1 स्टील प्लस R1 स्टील? कौन सा वाला टर्म सही है, सेकंड या फर्स्ट? आंसर दो, कौन सा वाला टर्म सही है, सेकंड या फर्स्ट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सेंस समझ में आ रहा है सीधा। फोर्सेस का सेंस जुड़ेगा, ऑब्वियस है। ठीक है, बट डिफॉर्मेशन का सेंस हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीजें हटा देता हूं, इसलिए समझाना जरूरी हो जाता है क्योंकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपने खुद ने आंसर दिया, मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को अभी भी दिक्कत आ रही है समझने में तो प्लीज मेरे से पूछ लो। ठीक है, प्लीज मेरे से पूछ लो, क्योंकि दोनों चीजों में अलग चीजें हैं। एक है फोर्सेस का सेंस, एक है डिफॉर्मेशन का सेंस। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन अब हमारी बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली बना लो, चलो फर्स्ट इक्वेशन बना लो। R2 कॉपर, R2 कॉपर का मतलब क्या हो जाएगा? सिग्मा थर्मल, सॉरी यहां पर इसे R2 कॉपर का मतलब क्या हो गया? सिग्मा थर्मल, सिग्मा थर्मल कॉपर। ठीक है, इनटू में एरिया कॉपर इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा? सिग्मा, ये हमारे पास R1 स्टील एंड R2 स्टील। अब जरा एक बात सोचिएगा, इसकी वजह से लगने वाला इस पर फोर्स एंड इसकी वजह से लगने वाला इस पर फोर्स। ठीक है, तो यहां ये हमारे पास क्या हो गया?
R1 मतलब सिग्मा थर्मल स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील प्लस सिग्मा थर्मल स्टील इंटू, सॉरी मैं कॉपर लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, एक सेकंड सॉरी, ये हो गया गड़बड़ थोड़ा, ये स्टील नहीं है यहाँ पर स्टील था, ठीक है, सिग्मा थर्मल स्टील ए स्टील, एंड ये हो गया हमारे पास, अरे यार मैंने यहाँ गलत लिख रखा है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा गलत है, ठीक है, समझे हो या गड़बड़ समझ लिया फिर से? R2 स्टील था, ये समझ गए हो ना, गलती इस चीज को इग्नोर कर दिया था या नहीं? R2 स्टील था वो, ठीक है ना, हाँ ठीक, वो R2 स्टील था, मैंने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, दैट इज नॉट द R1 स्टील। यार अब पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे इस चीज को, मैंने राइटिंग में गड़बड़ कर दिया, सेंस मेरा अपने से जा रहा था, ठीक है, उम्मीद है आपने सेंस ही पकड़ा होगा। ये है R1 कॉपर, R1 कॉपर। अब बताइए ये चीज क्लियर है या नहीं? ठीक है, ठीक है, हाँ वो बोलते बोलते ना थोड़ा गड़बड़ हो गया था, बोलते बोलते गड़बड़ हो गया, मैंने वो लिखा अलग था, बोला अलग था फिर, ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां से हो गया सिग्मा थर्मल स्टील इंटू एस इक्वल टू सिग्मा थर्मल कॉपर इंटू ए कॉपर प्लस सिग्मा थर्मल कॉपर इंटू ए कॉपर, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों सिमिलर हैं इसलिए 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स सिग्मा थर्मल कॉपर इंटू ए, क्योंकि एरियाज क्या है दोनों के सेम सेम है। अगर इस वाली बॉडी का एरिया ए होता, इस वाली बॉडी का एरिया 2a होता, तो अब ये 3a हो जाते, है ना। तो एरियाज हमारे यहाँ पर सेम थे, तो मैंने सीधा 2a कर दिया, और क्योंकि एएस भी ए के बराबर है, अभी फिगर में मैंने दिखाया था ए ए ए, ठीक है, तो एएस भी ए के बराबर है, तो ए हो गया, ये सिग्मा थर्मल एस हो गया, ये इक्वेशन आ गई 1, ठीक है। ए से ए और काट दो, तो नेक्स्ट इक्वेशन बनी हमारी सिग्मा थर्मल एस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा थर्मल कॉपर, ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट, ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। सेकंड कहां से आएगी? यहां से ले आओ, फिर सेकंड इक्वेशन यहां से ले आओ, क्या यहां से इक्वेशन कौन सी आएगी? डेल स्टील एक वाली, डेल कॉपर एक वाली, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, आपकी मर्जी है, दोनों में सेम है, ठीक है। तो लेके चलते हैं, ये क्या हो गया? डेल फ्री ऑफ स्टील प्लस डेल स्टील इक्वल टू डेल फ्री ऑफ कॉपर माइनस डेल कॉपर, कोई सा भी ले लो, ठीक है, माइनस डेल कॉपर, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, दोनों ही सेम ही है, ठीक है, माइनस डेल कॉपर। डेल फ्री ऑफ स्टील क्या है? एल अल्फा एस डेल्टा टी प्लस एल, सबके सेम है तो एल लिख दिए। डेल्टा स्टील क्या होगा? सिग्मा थर्मल ऑफ स्टील इनटू एल अपॉन में ई ऑफ स्टील इक्वल टू डेल फ्री कॉपर क्या होगा हमारे पास? एल अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा टी, माइनस में डेल कॉपर क्या होगा? सिग्मा थर्मल, कौन सा वाला? कॉपर वाला, सिग्मा थर्मल ऑफ कॉपर, ड्यू टू नहीं ऑफ कॉपर, इनटू में एल ऑफ कॉपर अपॉन ई ऑफ कॉपर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। एल सब में से कैंसिल हो रहा है, देखो एल सब में कैंसिल हो रहा है, ले जाओ, अल्फा एस डेल्टा टी प्लस, ठीक है, सिग्मा थर्मल एस अपॉन ई एस इक्वल टू अल्फा सी डेल्टा टी माइनस सिग्मा थर्मल कॉपर अपॉन ई कॉपर, ठीक है, सिग्मा थर्मल कॉपर अपॉन ई कॉपर, ठीक। बस ये इक्वेशन आ गई हमारी सेकंड, इसमें वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, बताओ मुझे सिग्मा थर्मल की वैल्यू क्या आ रही है और सिग्मा स्टील की वैल्यू क्या आ रही है, मुझे ये आंसर बताइए, सिग्मा थर्मल स्टील एंड सिग्मा थर्मल कॉपर, इन दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है, ठीक है। आंसर निकालिए प्लीज इसका।